वो करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज्जत देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। ये जो अप्रैल का महीना है, ये अनीमन की बर्थ मंथ भी है और जब से रमज़ान शुरू है मेरे जहन में बहुत सारे सवाल जो गुज़श्ता 25-30 साल थे चले आ रहे थे और उनका कोई न कोई जवाब सारी होम्योपैथ बरादरी भी ढूंढ रही है और मैं भी ढूंढ रहा था, लेकिन जवाब कोई खातिर खा नहीं मिल रहा था। तो एक दिन मैं नमाज पढ़ रहा था तो एकदम ख्याल आया और साथ साथ भी जवाब भी आना शुरू हो गया। होम्योपैथी बहुत ही एक जदीद साइंस है और इसका जो फाउंडर था वो भी बहुत ही अजीम आदमी था और अजीम का लफ्ज़ भी उसके लिए कम है, कोई बहुत अजीम तर इंसान था, बहुत ही डिफरेंट इंसान था और उसका न सिर्फ इंसानों से बड़ा लगाव था, उसका खुदा पे भी बड़ा स्ट्रांग बिलीव था। और जिन लोगों का खुदा पे स्ट्रांग बिलीव होता है उनकी रूहें, उनकी सोल, उनकी जो वाइटल एनर्जी है वो बड़ी स्ट्रांग होती है और जिनकी रूह या वाइटल फोर्स बड़ी स्ट्रांग होती है वो ही मटेरियलिस्टिक बॉडी पे गिरफ्त रखती है। अगर रूह या वाइटल एनर्जी वीक हो तो जिस्म के अंदर जो कंपोजिशंस हैं, जो मादियत है, जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है वो ज़्यादा उभर के सामने आ जाती है। मैंने इस पे बहुत काम किया। 40-50 लाख बंदा देखने के बाद बहुत सारे मेरे अंदर उतार चढ़ाव आते रहे और होम्योपैथी को समझने के लिए या तिब की साइंस को समझने के लिए हर वक्त यही सोच, यही जुस्तजू रही। मैं सोचता था अनीमन के बारे में कि ये इस शख्स ने इतना बड़ा निज़ाम कैसे खड़ा कर दिया कि आज के जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि अरबों रुपए हों तो हम रिसर्च करें, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हों, बड़े बड़े कंप्यूटर लगे हों, बड़ी बड़ी लैब बनी हो तो फिर रिसर्च हो सकती है। दिस इज द मटेरियलिस्टिक अप्रोच। आर्शिमिदस जब टब के अंदर बैठा था ना तो उसके पास कोई बड़ी लैब नहीं थी, कोई अरबों रुपए की उस टब के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई थी। पानी का टब था तो उसने कहा कि मैंने हुजूम दरियाफ्त कर लिया। न्यूटन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन जब दिया, एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो कोई बड़ी लैब में नहीं बैठा हुआ था। हनीमन ने भी जो एक बड़ा निजाम खड़ा किया, बहुत बड़ा निजाम खड़ा किया और उसके पास एक दिमाग था, एक कलम था, कागज था, एक टेबल, एक कुर्सी थी। अरबों रुपए की कोई रिसर्च सेंटर नहीं था। रिसर्च सेंटर उसके दिमाग के अंदर था, जिसने 1.5-2 साल हो गए सिस्टम को खड़ा हो गया, जिसकी बेशुमार मुखालफत है।
जिसके खिलाफ बहुत बड़ा ड्रग माफिया काम कर रहा है, जिसके खिलाफ होम्योपैथ जो इस सिस्टम से रोटी खाते हैं वो भी इसके खिलाफ हैं। लेकिन एक ऐसा सिस्टम वो दे के गया कि जब भी उसके बारे में सोचता हूं तो सोचता हूं कि ये किसी इंसान का काम नहीं है। उसने न सिर्फ लाखों करोड़ों लोगों को बीमारियों से शिफा बख्शी, बल्कि उसने करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, इंडस्ट्री खड़ी हुई। दवाइयां बनाने वाले, गोलियां बनाने वाले, शीशियां बनाने वाले, कैरेज वाले, जिनका होम्योपैथी से ताल्लुक ही कोई नहीं है। एक रेवोल्यूशन, मुआशी रेवोल्यूशन, एक सेहत का रेवोल्यूशन, एक रोजगार का रेवोल्यूशन, एक इंसानियत का रेवोल्यूशन। और उसने इस निजाम को एक गरीब से लेकर एक बादशाह की दस्तक में रखा, और उसकी निगाह एक गरीब से लेकर बादशाह के इलाज तक थी। क्या निजाम है, कितना बड़ा निजाम है भाई। जो किसी का मुफ्त इलाज करना चाहे ना, तो ये जो सिस्टम है उसको सपोर्ट करता है कि वो 10-20 हजार से किसी का कई सौ मरीजों को मुफ्त भी देख सकता है। और जिसने जेब काटनी हो ना, जिसने जेब काटनी हो तो वो भी इस सिस्टम से जेब भी काटता है, एक से 20-20 हजार भी ले लेता है। कितना बड़ा निजाम है। और मैं यकीन माने, मुझे अपनी बरादरी का बड़ा भरम है। मुझे दवाइयां बनाने वालों को भी बड़ा भरम है, और मुझे ज्यादा पैसे लेने वालों को भी भरम है। मैं उनका लिहाज कर रहा हूं, और लिहाज इस वजह से कर रहा हूं कि वो होम्योपैथी के नाम से वो बसते हैं। वगरना मैं अगर कपड़े उतारने शुरू करूं तो फिर आप सबके और दुनिया वालों के दिल कांप जाएं कि हम इसको किस कदर इस्तेमाल करते हैं और किस कदर इसको खराब भी करते हैं। समझने वालों के लिए मेरा इशारा काफी है, चाहे वो दवाइयां बनाने वाले हैं, चाहे इस सिस्टम से वाबस्ता दूसरे लोग हैं, चाहे वो लोग हैं जो इस सिस्टम से खाते हैं और इसी सिस्टम की मुखालफत भी करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर मैं बहुत ज्यादा वोकल हो गया, हो सकता है मैं हो भी जाऊं, तो लोग आपके गिरेबान पकड़ेंगे कि इतना सस्ता निजाम वो दे के गया था। और किस लिए दे के गया था? वो खुद नहीं कमा सकता था, वो करोड़ का खजाना इकट्ठा कर सकता था। मुझे एक पिछले दिनों में किसी दोस्त ने एक मैसेज भेजा कि एक तंजीम है, वो ये कह रही है कि आप लोग जो थोड़े पैसे लेते हैं, ये कुछ ख्याल करें, ये होम्योपैथी का इत्साल कर रहे हैं, और उनको ज्यादा अगर शौक है तो एक फीस ज्यादा मुकर्रर करें, और जो गरीब आता है उसको पल्ले से पैसे दें।
ये सोच बड़ी खतरनाक है। डरें। मुझे पिछले दिनों एक किसी ने वाकया भेजा और बड़ा खूबसूरत वाकया था। वलीद बिन मालिक एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिसके 4 जर्नैल बड़े मशहूर हैं। हज्जाज बिन यूसुफ, तारक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम और मूसा बिन नसैर। वो जिधर जिधर जाते थे फतवात ही फतवात होती थी। जब वलीद मलिक की हुकूमत खत्म हुई तो उसका भाई तख्त पे बैठा और उन्होंने इन सब को उसने सैक किया। और मूसा बिन नसैर एक शख्स ऐसा जो मक्के की गलियों में भीख मंगवाया जा रहा था उससे, उसके गले में जंजीरें थी और तोप पड़ा हुआ था मांगने वाला। तो उस इलाके के किसी बंदे ने उसे गौर से जब देखा तो उसने कहा, तू कि मूसा बिन नसैर तो नहीं है? उसने कहा, मैं वही हूं। तो उसने कहा, मैं ये क्या देख रहा हूं? उसने कहा, अल्लाह नाराज हो गया है। डरे उस वक्त से जब अल्लाह आपसे नाराज हो जाए। डरे उस वक्त से जब अल्लाह नाराज हो जाए। अल्लाह को राजी रखने का एक ही तरीका है मेरे भाइयों, एक ही तरीका है। वो तरीका है कि उसकी मखलूक के साथ अच्छा बर्ताव। आपकी औलाद है ना, आपकी औलाद को कोई बुरा कहता है तो आपको वो शख्स ही बुरा लगता है, ऐसा ही है ना। आपकी औलाद को कोई अच्छा कहेगा तो वो शख्स ही आपको अच्छा लगेगा। और खुदा की मखलूक के साथ जो अच्छा करेगा खुदा को वो शख्स अच्छा लगेगा। और खुदा की मखलूक के साथ जो बुरा करेगा खुदा को वो शख्स बुरा करेगा। और बच्चे उस वक्त के कि खुदा को आप बुरे लगने शुरू हो जाएं। खुदा को उसने बहुत बड़ा निजाम खड़ा किया। मेरे पास आज टॉपिक बड़ा मजेदार है। हनीमन पे मैं इसलिए बोला हूं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं बोला, कि उसी के छोड़े हुए इल्म की मैं बात करूंगा। और आज जो मैं बात करूंगा वो बहुत ही मुख्तलिफ बात है। न कभी पहले किसी ने की, न किसी ने पहले समझी। और वो बात है बहुत पुरानी, जब से इंसान का वजूद माल से वजूद में आया। लेकिन खुदा जब कोई वक्त, वो कहते हैं ना, वो बताता है, वो लाइन देता है, वो गाइडलाइन देता है, वो रास्ते बताता है। और फिर वो कहता है कि मैंने तुझे अशरफुल मखलूक बनाया, अब तू इसको तलाश कर, तू इसको समझ कि क्या राज है, ये क्या महाजरा है। जो मेरा आज का टॉपिक था, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी। मैं सच्ची बात बताऊं आपको, मेरा टॉपिक था स्पिरिचुअलिज्म एंड होम्योपैथी। और मैं जब नमाज पढ़ रहा था तो मेरे ख्याल आया और मैं सोचता, मसलसल सोची जा रहा था कि मैं स्पिरिचुअलिज्म पे क्या बोलूं। मैं इससे पहले भी कई लेक्चर बोल चुका हूं, मैं इससे पहले भी बेशुमार बातें कर चुका हूं। लेकिन मेरे जहन में एक तब आया, ये ब्रेन की ये कंपल्शन क्या है कि बंदा चोरी करता है, बंदा डाके डालता है, बंदा झूठ बोलता है, बंदा फ्रॉड करता है, बंदे के अंदर जेलसी आती है, बंदे के अंदर कीना है, बंदे के अंदर बुग़्ज़ है। ये क्यों है? जबकि इंसान, खुदा तो कहता है मैंने तो इसको अशरफुल मखलूक बनाया है, तो फिर ये क्या है? तो एकदम ये ख्याल आता है
कि इंसान को खुदा ने मिट्टी से बनाया, इंसान को खुदा ने मिट्टी से बनाया, और फिर वो कहता मैंने इसमें रूह फूंक दी। कुरान पाक की आयत है, अल सूरह मोमिन है, बहुत सारे हवाले हैं लेकिन एक हवाला मैं पढ़ता हूं। Verily we created man from a product of wet earth, then placed him as a drop। वो कहता है कि मैंने इंसान को एक चकनी या नम मिट्टी से बनाया, एंड द प्लेस इन अ ड्रॉप, उसको एक शक्ल इख्तियार की कतरे की, एंड सेफ लोडिंग, देन वी फैशन द ड्रॉप इनटू क्लॉट, फिर मैंने उसको लोथड़े में बदला, देन वी फिनिश द क्लॉट इनटू लिक्विड लंप, और फिर मैंने उसको एक लंप की शक्ल इख्तियार दी, एंड देन वी फैशन द लिटिल लंप इनटू बोन, then clothes the bone with flesh, and then produced another creation। कहता है कि मैंने इसको चकनी मिट्टी से बनाया, और फिर मैंने इसका ड्रॉप बनाया, पानी का कतरा, इसको शक्ल इख्तियार दी, और फिर मैंने इसको क्लॉट, और फिर इसकी ये क्रिएशन का प्रोसेस दिया उसने कुरान पाक। जब खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया और उसके अंदर रूह फूंकी, अब ये रूह, जब हनीमन को आप पढ़े ना, तो हनीमन बड़ी खूबसूरत बात की उसने, गो कि उसने कुरान नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन उसने देखें, बाद दफा नेचर के जो तालिब इल्म होते हैं, जो फितरत को पढ़ने वाले होते हैं, बहुत सारी चीजें उनकी आपस में मैच कर रही होती हैं। बाज़ दफा ऐसा होता है कि कोई चीज यहां इजाद होती है तो कोई चीज वहां भी इजाद हुई होती, हालांकि दोनों के दरमियान कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, लेकिन इंसान का जहन है वो एक काम कर रहा था, और वो ये कहता है, उसने कॉन्सेप्ट दिया वाइटल एनर्जी का, और जिसके बारे में वो ये कहता है कि ये जर्रे जर्रे, जिस्म के जर्रे 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 में मौजूद है, ये जिस्म के जरे जरे में मौजूद है। अब खुदा ने जो रूह फूंकी, जो जरा कौन था वो जरा ये था कि माइक्रो जो आपको पार्ट ऑफ द बॉडी है, दैट इज द डीएनए, डीएनए के अंदर जीन है। ये जो वाइटल एनर्जी है, ये बेसिकली डीएनए को अर्तहाज दी इसने रूह ने, और फिर उससे सारा बॉडी का निज़ाम जो है वो एक्टिवेट हुआ, वहां आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट हुआ, वहां फिर मिनरल उसके अंदर रोटेट होना शुरू हुए। सवाल ये था, और ये सवाल था मेरे जहन में नहीं था, बल्कि हर होम्योपैथिक के जहन में ये था कि बॉडी के अंदर उसने तो संख्या खाया नहीं है, उसने तो आर्सेनिक खाई ही नहीं है, तो उसके अंदर आर्सेनिक की अलामात कहां से पैदा होगी? उसने तो फास्फोरस नहीं खाई, तो उसके अंदर फास्फोरस की अलामात क्यों पैदा हुई? मैं पिछले दिनों में अर्थक्वेक को आया ना, तो बहुत सारे लोग थे, उसको उनके अंदर खौफ था कि ये जो अर्थक्वेक होगा तो फियर क्रिएट हो जाता है, और बहुत सारे लोगों के अंदर ये फ्री होता है। तो मैं अर्थक्वेक की और दवाई जो हमारे पास है ना, वो कलकेरिया कार्ब है। तो कलकेरिया कार्ब पार्ट ऑफ अर्थ, ये मिट्टी के अंदर मौजूद है। तो वो जो सवाल था, तो मैंने कहा एक सवाल तो मेरे अंदर हल हो गया कि न सिर्फ होम्योपैथी बल्कि जो मॉडर्न साइंस दूसरी है, जो अपने आप को बहुत सुपीरियर साइंस कहलाती है, उसने भी ये साबित किया कि इंसान के अंदर मादनियात हैं, और पहले मादनियात कम थी, फास्फोरस थी, सल्फर था, कलकेरिया था, सिलीनियम था, जिंक था, और अब उसकी तादाद बढ़ती जा रही है। ऑरोमेट था, अर्जेंटम था,
आयरन है, ये सारा कंपोजिशन जो बॉडी की है, ये कंपोजिशन अर्थ की है। अब सवाल ये था कि उसको तो लेक्सिस ने काटा ही नहीं है, उसके अंदर लेक्सिस की अलामत कहां से पैदा होगी? तो भाई मेरे, जब कुरान कहता है, जब हनीमन कहता है, और हनीमन ने ये सिम्टम सारी जो बॉडी के अंदर मौजूद थी रिप्रोड्यूस की। इस धरती के अंदर जो इंसान भी इसी से ग्रो किया, जानवरों ने भी इसी के अंदर ग्रो किया, प्लांट ने भी इसके अंदर ग्रो किया, एनिमल ने भी इसके अंदर ग्रो किया, प्लांट ने भी इसी के अंदर ग्रो किया, संख्या भी इसी के अंदर पैदा हुआ। और वो सारी अमेजश जो थी वो इंसान के अंदर शामिल की, वो सारी अमेजश इंसान के अंदर शामिल है। इसीलिए उसके अंदर संख्या की अलामत आती हैं, इसीलिए उसके अंदर सांप की अलामत हैं। और ये सारी खसलतें जिसको कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का, आपने सुना होगा ना, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी? माइंड एंड फिजिक्स। ये जो फास्फोरस की कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आर्सेनिक की कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लाइकोपोडियम की, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनी कैसे है? ये कॉन्स्टिट्यूशन अर्थ के अंदर अमेजश जो थी, संख्या की थी, फास्फोरस की थी, कलकेरिया की थी, स्नेक पॉइजन की थी। ये कॉन्स्टिट्यूशन इंसान के अंदर अमेजश हुई है, इसलिए उसके अंदर लोमड़ी की खसलत पाई जाती है। जब रूह, जो खुदा ने रूह फूकी, वो नीट थी, वो साफ थी, वो प्योर थी। इसी उसने कहा ना कि ये सारी मखलूक मैंने क्रिएट किया और इसके ऊपर मैंने एक अशरफुल मखलूक इंसान बना दिया। ऐसा ही है ना? मैं जो बात कर रहा हूं वो रिलीजियस बिलीवर को भी अपील करती होगी, वो बात साइंस के मानने वालों को भी करती होगी। और सबसे बड़ी जो अपील आएगी ना, वो होम्योपैथ डॉक्टरों को आएगी, कि जिनके अंदर ये सवाल था कि संख्या की अलामत क्यों आती। ऐसा है ना? आप खुद सोचें जरा। अब हुआ ये कि जब रूह, जो स्ट्रांग रूह थी, जो वाइटल एनर्जी थी, वो जब मटेरियलिस्टिक अप्रोच उसके ऊपर सवार हुई तो रूह पोल्यूटेड हो गई। उसके अंदर से वो इंसान जो खुदा ने पैदा किया था वो नहीं रहा, वो अशरफुल मखलूक इंसान नहीं रहा, वो पोल्यूटेड इंसान हो गया। उसके अंदर सांप का डसना आ गया ना। जब औरत 40 साल से ऊपर जाती है ना, 50, तो उसके अंदर लेक्सिस पॉइजन उभर के आता है, क्योंकि उसके अंदर मौजूद था। क्योंकि अब उस पॉइजन से खुदा ने उसको मारना है। उस पॉइजन ने क्या करना है? सारा हार्मोनल सिस्टम सीज कर देना है। औरत मेनोपॉज में चली जाएगी। मेरी बात आपको अपील कर रही है? नेवर क्रिएट एनीथिंग। दुनिया में कोई चीज क्रिएट नहीं की जा सकती जब तक नेचर ने उसको डिजाइन ना किया हो, डिस्कवर नहीं की जा सकती। वगरना सूरज इधर से उठाते, आसमान को लोग तय बाला करके रख देते। कभी ऐसा नहीं होता। ये नेचर ने डिजाइन किया हुआ है, और नेचर ने ये डिजाइन किया, और नेचर ने कह दिया कि मैंने तुझे मिट्टी से बनाया और मैंने तुम्हारे अंदर रूह फूंक दी। उसने कह दिया। अब जब कैल्शियम की ज्यादती आती है तो अर्थक्वेक का खौफ आता है। जब आर्सेनिक की अंदर ज्यादती है तो लालच और तमा पैदा होती है। होती है ही नहीं होती? भाई उस बंदे को आपने आर्सेनिक तो नहीं खिलाया होता ना। वो अमेजिश जो इस धरती के अंदर थी,
उसके अंदर से जो कुछ उगा ये उसने इंसान की अमेज़श में शामिल किया। इसलिए जब उस समय उसको अशरफ और उसकी जो रूह पोल्यूटेड हुई तो फिर उसके अंदर लूमड़ की चालाकी आई, फिर उसके अंदर ऊंट का कीना आया, फिर उसके अंदर सांप का डसना आया, फिर उसके अंदर शेर की बहादुरी आई, फिर उसके अंदर गीदड़ की बुजदिली आई। ऐसा ही है ना। मेरी दादी होती थी तो वो कहती थी कि इंसान, बल्कि वो औरतों के बारे में कहती थी, लेकिन वो ये इंसानों के बारे में है कि इसके अंदर गधे की खसलत है, इसके अंदर कुत्ते की खसलत है, इसके अंदर भेड़ की खसलत है। अक्सर आपने देखा हुआ भेड़ों की खसलत होती है, रेवड़ के रेवड़ दौड़ी जाते हैं। एक बंदा हाँकता है, भेड़ को एक बंदा हाँकता है ना, यूं भागती चली जाती हैं। सिकंदर आजम एक हाँकता है, दुनिया सारी लेट जाती है। यहां आपके शमाल से उठता है चंगेज खान, लाकू खान, एक बंदा, ये सारी भेड़ें। तो जो तो खुदा ने असल इंसान पैदा किया तो वो तो मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन जैसे इंसान थे। खड़े हो जाना हक की खातिर, सच की खातिर। रूह पोल्यूटेड होगी, रूह मटेरियलिस्टिक होगी, रूह पॉइजनिंग होगी, रूह के अंदर सखिया आ गया, रूह के अंदर स्नेक पॉइजन हो गया, रूह के अंदर कोनियम का पॉइजन आ गया। रूह पोल्यूटेड होगी। और फिर आपने देखा होगा कि इस जमीन से हट के जो चीजें हैं, इस जमीन से जो हट के चीजें जो आसमान पे नजर आती हैं, उसने भी इस इंसान पे असरात मरतब किए। जो रूह फूकेगी, जो जिस्म खड़ा किया गया, उसको जिंदगी देने के लिए उसने सूरज पैदा किया। उसको जिंदगी देने के लिए उसने सूरज की रोशनी, अल्ट्रावायलेट रेज पैदा की, जिसने साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये डीएनए के अंदर अर्ताश पैदा करती है। और डीएनए जो है वो उसके अंदर जो 30,000 जो जीन है, 3.2 बिलियन उसके अंदर बेस पेयर्स हैं जो आपकी लाइफ के पूरे स्पाइन की प्रोग्रामिंग करते हैं और डेली प्रोग्रामिंग भी करते हैं। बच्ची पैदा होती है तो उसको 360 साइकिल डीएनए में पहले डिजाइन हुए होते हैं। इंसान जब पैदा होता है तो उसका लाइफ स्पैन डीएनए के अंदर डिजाइन होता है और उसको कमो बेश फिर हम अपनी कोताहियों और अच्छाइयों से करते हैं। जैसे यूरोप वालों ने उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके 60-70 साल की उम्र जो है वो 90 साल 100 साल के ले गए। मेरी बेटी है वहां पर MS कर रही है, वो कहती है डैडी यहाँ तो हर आदमी जो आता है वो 1918 की, 1917 की, 1920 की पैदाश आता है। तो इंसान जब फितरत के करीब जाता है, खुदा के करीब जाता है, रूह को स्ट्रांग करता है। स्पिरिचुअल बिलीवर्स जो होते हैं, जो ट्रेनिंग होते हैं, जो लेसन देते हैं, जो ट्रीटमेंट करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि आपके रूह को एनहांस करें, आपको वाइटल एनर्जी को एनहांस करें। कंपल्शन है ना ब्रेन की, और ये कंपल्शन है ब्रेन की कि खुदा फिर अपना कानून तस्लीम करवाता है और ये साबित करता है कि कंपल्शन ऑफ ब्रेन खुदा ही ठीक कर सकता है कि इस रूह को स्ट्रांग करके किया जा सकता है। उसकी बहुत सारी मिसालें हैं कि हजरत नूह का बेटा, कंपल्शन ये थी कि उसने कहा कि मैं नहीं मानता खुदा को, मैं बच जाऊंगा, मैं पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाऊंगा। नूह पैगंबर थे, कंपल्शन ऑफ ब्रेन नहीं खत्म कर सकते। खुदा सारा इख्तियार नूह को देना ही नहीं चाहता था,
अगर खुदा सारा इख्तियार नूह को दे देता, खुदा सारा इख्तियार उसरे पाक को दे देता, तो फिर तो अबू जहल भी मुसलमान होता। तो बात तो समझने की है कि इख्तियार उसने अपने पल्ले रखा। मुझे 4 मरीज देखने की सलाहियत दे दी, किसी को 10 मरीज देखने की सलाहियत दे दी, किसी को 100 मरीज देखने की सलाहियत दे दी। ये तुम्हारा मेरा कोई कमाल नहीं है। नो, ये कमाल उसी सूरत में पैदा होगा कि जब आप खुदा के नजदीक जाएं। और खुदा के नजदीक कैसे जाएंगे? ये पोल्यूटेड रूह को आप ठीक करेंगे, आप कीना खत्म करेंगे, आप बूस खत्म करेंगे, आप जेलसी खत्म करेंगे, आप लालच खत्म करेंगे, आप इंसानों के गले नहीं दबाएंगे। मुझे तो वो खा गया ना, वो जो किसी ने मुझे भेजा कि खा गया मुझे कि फीस ज्यादा करो। आप होम्योपैथी का इत्तेसाल कर रहे हो, फीस ज्यादा करो। फीस में ज्यादा करूं? मुझे खुदा ने इसलिए पैदा किया कि मैं बादशाहों का इलाज करूं, मैं वजीरों का इलाज करूं, मैं उस मजदूर का इलाज ना करूं जिसके पास 200 रुपया भी नहीं है, 300 रुपया भी नहीं है। आप मुझे यह दस देते हैं? नहीं। और मैं यकीन माने, मैं लैब बनाने वालों को भी कहता हूं, मेडिसिन बनाने वालों को कहता हूं, यार आपको भी पता है, मुझे भी पता है ये हकीकत क्या है, खर्च क्या है, आमदन क्या है। मुझे भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन याद करें मूसा बिन नसैर को जरा, डरें खुदा के खौफ से, तो रूह पोल्यूटेड होगी। जो मेरा सब्जेक्ट है, रूह पोल्यूटेड होगी, रूह स्ट्रांग नहीं रही। और रूह पोल्यूटेड के बहुत सारी वजूहात ये भी हैं कि इंसान जो है, जैसे मैंने कहा कि एक बंदा उठता है, जैसे भेड़ चाल भी है ना, भेड़े भी हैं इंसानों की शक्ल में। जैसे मैंने कहा खसलतें इंसान की, घोड़े की खसरत है, शेर की खसरत है, लूमड़ की खसरत है, सांप की खसरत है। इस तरह भेड़ों की भी खसरत है कि वो एक बंदा उनको आंक लेता है। और खुदा को, इंसान को इतनी अकल दी कि ये इसने ऊंट के गले में भी नकेल डाल ली, नाक में। इसने शेर को भी सुधार लिया। पावर देखे ना इसके पास, कितनी अकल है इसके पास। और जब इसकी मत मारी जाती है तो इंसान को मार देता है। भाई को कत्ल करता है। कत्ल ही है ना यार, उसकी जमीन पे कब्जा कर लेना, उसको हक मार लेना, उसको कुछ ना देना, ये कत्ल ही है ना। मैं ये कह रहा हूं कि मैं जितना भी वाज करूं, आते हैं साइंस की तरफ, मैं जितना भी वाज करूं कि यार चोरी छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा। मैं जितना भी वाज करूं कि जेलसी खत्म कर दे, नहीं छोड़ेगा। और ये हकीकत है। अगर नूह से नहीं माना तो मुझसे कहां मानेगा? जब रसूलों से नहीं माने तो मुझसे कहां मानेगा? लेकिन वो कहता है कि तलाश कर इल्म, तलाश कर इल्म, इसके अंदर मैंने हल रखे हुए हैं। तो हल ये है मेरे दोस्तों, ये मिनरल ज्यादा हो गया बॉडी के अंदर, फास्फोरस ज्यादा होगा तो अकेले रहने का खौफ आ जाएगा। स्टामोनियम ऐसा होगा तो जिन भूत नजर आएंगे उसको। आइसैमस के अंदर बोरेक लिखता है कि एक आयोसैमस ऐसी चीज है कि ब्रेन के अंदर ये कब्जा जमा लेती है और ईवल कब्जा जमा लेती है, और फिर उससे एक नॉर्मल इंसान के जो अमल है उसको रोक के एक अपनी मर्जी के एक्ट करवाती है।
तो जो मैं कंसेप्ट दे रहा हूं, मुझे बताएं कि आयोसैमस उसके अंदर पैदा कहां से हुई, क्योंकि उसकी कंपोजिशन में थी, वो ट्रिगर हुई, वो ट्रिगर हुई, वो मौजूद थी अंदर, वो वहां से ट्रिगर हुई और वो अरप्ट होके बाहर आ गई। स्टामोनियम उसके अंदर था, क्योंकि इस धरती की अमेज़िश, इस धरती की पैदावार भी स्टामोनियम है, और मुझे उसने इस धरती से ही बनाया, और मेरी जिस्म की कंपोजिशन जो है उसमें सल्फर भी है, उसमें फास्फोरस भी है, उसमें कैल्शियम भी है, उसमें पोटाशियम भी है, उसमें सेलेनियम भी है, उसमें जिंक भी है, उसमें थेलियम भी है, उसमें सांप का जहर भी है, उसमें प्लांट पॉइजन भी है। मैं तो नहीं कहता ना, खुदा कहता है। देखें, अपनी बात को तस्लीम करने के लिए कुछ साइंटिफिक अप्रोच की जरूरत होती है। मेरी जो बात है, न सिर्फ साइंस इसको अप्रूव करती है, बल्कि रिलीजियस भी इसको अप्रूव करता है, लॉ ऑफ नेचर भी इसको अप्रूव करता है। फिर लॉ ऑफ नेचर ये कहता है, रिलीजियस कहता है, कुरान पाक कहता है, रसूल कहते हैं कि मैंने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और इसको नम किया, पानी मिक्स करके इसकी अच्छी तरह से मैंने अमेजिश की, और उस अमेजिश में बड़ा वक्त लगा। फिर उस मिट्टी ही से ये सारी चीजें ग्रो कर रही है ना, मैं तो उसकी अमेजिश हूं। और साइंस ने ये साबित कर दिया बायोकेमिस्ट्री में, जो दूसरी साइंस है उसने ये साबित कर दिया कि जिस्म के जो ताल माल में जो खर्च होता है, बस ऑक्सीजन कैरियर कौन है? ऑक्सीजन कैरियर कौन है? आयरन है। आयरन किसकी प्रोडक्ट है? मिट्टी की प्रोडक्ट है। आपके जिस्म में है आयरन, तो तब आप ऑक्सीजन कैरी करेंगे ना। हीमोग्लोबिन के अंदर अगर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी, तो आप सांस लेंगे ना। आपके अंदर नमक मौजूद है, नमक धरती के अंदर मौजूद है, तो नमक की कमी हो जाएगी या बेसिक ऑस्मोसिस प्रोसेस, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन किसके जिम्मे है? वो खाने वाले नमक के जिम्मे है, खाने वाले नमक के जिम्मे। तो खाने वाला नमक कहां से आया? इस मिट्टी की पैदावार है ना। और खाने वाला नमक की डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है? उसका काम है पानी को अंदर रिटेन करना और पोटाशियम को एक्सक्रीट कराना। साइंस कह रही है ना, साइंस कह रही है ना। और साइंस ये कह रही है कि पोटाशियम जो है वो नर्व कंडक्टर है। अगर बॉडी के अंदर पोटाशियम नहीं है तो एक नर्व से दूसरे नर्व तक मैसेज ही नहीं जा सकता भाई। तो आप कहां से लाए हैं उसको, पोटाशियम को? आपने तो जमीन में आया ना पोटाशियम, तो बॉडी के अंदर कहां से आया फिर पोटाशियम? इसी जमीन से आया ना। कैल्शियम प्रोडक्ट है, वो कि उसको रेगुलेट करने वाला उसने एक ग्लैंड पैदा किया जिसको पैराथायरॉइड ग्लैंड कहते हैं। लेकिन बेसिकली यूटिलाइजेशन, एनर्जी, उसका इस्तेमाल मिनरल से आया ना। सेलेनियम का रोल आपको पता है। सेलेनियम क्या करती है? सेलेनियम डीऑक्सीडेट करती है। जो बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जंग लगता है, अगर सेलेनियम ना हो तो फिर सारी बॉडी जंग आलूदा हो जाए। ये सेलेनियम उसके जंग को ठीक करता है। तो ये तो मैं इस बात को, मेरी अपनी बात को, जो कंसेप्ट मैं दे रहा हूं, जो सवाल होम्योपैथी के अंदर पैदा होता था कि संख्या कहां से आया, लेक्सिस कहां से आया, कैल्शियम की अलामात कहां से आई, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। उसका जवाब साइंस ये कहती है कि बायोकेमिस्ट्री का वजूद है, कहती है ना।
बाकी तो मैं तो आज एक अपना एक नजरिया फ्लोट कर रहा हूं। मैं आपके सामने मेरे पास इसकी बहुत लॉजिक मंतक है, मैं इस पे घंटों बोल सकता हूं, लेकिन होम्योपैथी की है इसकी। जो होम्योपैथी का ज़हन इसको समझेगा वो इस नजरिए को समझेगा, क्योंकि उसके अंदर सवाल था। ये एलोपैथी के अंदर ये सवाल नहीं आया कि संख्या की अलामत क्यों पैदा होती है। वो तो ये कहता है कि बैक्टीरिया पैदा करता है, वो ये कहता है वायरस पैदा करता है, वो ये कहता है डीजनरेशन डिकम्पोजिशन है मिनरल की, तब बीमारी पैदा होती है। मैं भी इस बात को तस्लीम करता हूं, मेरी साइंस भी इस बात को तस्लीम करती है। ये ट्रिगर कराते हैं, ये उसको छेड़ते हैं। कोई बैक्टीरिया, चाहे वो क्लैमिडिया है चाहे एच पैलोरी है, वो इसको इरिटेट करते हैं, इसी अंदर के मौजूद अमेजिस को, इसी को छेड़ते हैं। वो ट्रिगर पॉइंट है, वो कॉजेटिव फैक्टर है। लेकिन जो बात एक और हमारा तबका करता है, जिसको बेसिक साइंस का पता नहीं है, वो कहता है ये मरीज आर्सेनिक है, ये मरीज लाइकोपोडियम का है, ये मरीज कल्कीरिया कार्प का है। कहते हैं ना, लाख उनके सामने दलीलें तवीलें देते रहे, वो बात को समझती नहीं है, लेकिन जवाब उनके पास भी नहीं है। उनका जवाब भी मैं दे रहा हूं, उनका जवाब नहीं। माइंड केमिस्ट्री पे ट्रीटमेंट करते हैं ना, माइंड केमिस्ट्री। माइंड क्या कहता है, जैसे मैं बोल रहा हूं, माइंड एक्सप्रेशन है बॉडी का, कैपिटल है बॉडी का, वो इजहार करता है। इजहार कैसे करता है? जैसे बच्चा पैदा होता है तो इजहार करता है। कैसे इजहार करता है? या तो रो के इजहार करता है या हंस के इजहार करता है। तो माइंड तो बॉडी की प्रॉब्लम्स का इजहार करता है। लिहाजा वही जो डोमिनेशन है कल्केरिया की, फास्फोरस की, सल्फर की, लेक्सिस की, लाइकोपोडियम की, नेट्रोम्योर की, ये इजहार करता है। एक तरीका है, आप किसी को यूं भी पकड़ सकते हैं। एक तरीका यह भी है जिसकी मैं बात करता हूं, कॉजेटिव फैक्टर भी, कि किसने इसको ट्रिगर किया, किसने इसको छेड़ा। डंडा मारा गया तो जख्मी हुआ, वायरस आया तो जख्मी हुआ, किसी ने बुरा कहा, किसी ने ह्यूमिलिएशन की, किसी ने तज़दीक की, किसी ने इंसल्ट की, तो रात को सोया नहीं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट्स है ना, है ना, ये बिहेवियर है ना। ये बिहेवियर्स हैं। तो लिहाजा वो ठीक कहते हैं। लेकिन होम्योपैथी साइंस सिर्फ माइंड पे महदूद तो नहीं है। आधा मटीरियल मेडिका पढ़ा है जिसका माइंड ही कोई नहीं है। यार, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, वो उसी पे मस्त है कि मैंने एक माइंड की बस अलामत पकड़ लिया, मैं इसको ठीक करता हूं। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है भाई। और जो मेरा नजरिया है, जो माई कंसेप्ट ऑफ, ये सदियों इस पे बहस होगी और सदियों इस पे काम होगा। ये मैं आपको बता दूंगा, ये आम सी बात नहीं है। ये आम सी बात नहीं है। और ये कानून फितरत के ऐन मुताबिक बात है। ये कुरान की भी बात है, ये साइंस की बात है। और जितने मज़ाहिब हैं सब स्पिरिट की बात करते हैं। और सब वो लोग, जब से ग्रीक मैथोलॉजी कहें, इजिप्शियन मैथोलॉजी कहें, आप हिंदू मैथोलॉजी कहें, सब स्पिरिट की बात करते हैं, रूह की बात करते हैं। और फर्स्ट टाइम कुरान ने कहा कि मैंने इसको मिट्टी से बनाया और फिर मैंने इसके रूप हो दी।
और मिट्टी के अंदर जो अज्जा है और जो अज्जा वहां उगते हैं, जो उसकी प्रोडक्ट है, सारी इंसान की आमेज़श है, क्योंकि उसने ये भी कह दिया कि मैंने इसको अशरफुल मखलूक बना। वगरना आप कोई जानवर होते, आप लूमड़ होते, अब शेर होते, अब गिद्दड़ होते, और वही खसलतें जब रूह वीक होती है, जो अशरफुल मखलूक की रूह है इंसान के अंदर, जब वो कमजोर होती है तो फिर गीदड़ ऊपर आ जाता है, लूमड़ ऊपर आ जाता है, स्नेक पॉइजन ऊपर आ जाता है। ये बात अपील कर रही है, नहीं कर रही? मुश्किल तो नहीं है, आसान है। और साइंस जो फार्मूला देता है ना, वो आम फहम होना चाहिए, तो आसान भी होना चाहिए। जब आपका मजहबी बिलीवर इस बात को तस्लीम करता है, मजहबी बिलीवर इस बात को तस्लीम करता है कि खुदा कहता है कि मैंने इसको, इंसान को मिट्टी से बनाया और मैंने इसके रूह फूंक दी। जब साइंस बायोकेमिस्ट्री को तस्लीम करती है कि इसके अंदर ये आमेज़श है, और फिर आपका होम्योपैथ डॉक्टर जो है सुशलर गुजरा है, उसने बायोकेमिस्ट्री की थ्योरी दी ना। हमारे बेशुमार क्लिनिक बायोकेमिस्ट्री पे चलते हैं, 12 साल पे चलते हैं। वो 12 साल तो नहीं ना, यहाँ बैठे हुए दवाइयां बनाने वाले वो 12 तो नहीं रहे ना, तो वो तो कोई सैकड़ों होंगे। कैल्शियम आयोडाइड होगी, कैल्शियम फ्लोर होगी, कैल्शियम सल्फ होगी, तो वो कितने बन जाते हैं। कालीफास होगी, पोटेशियम होगी, दूसरे तीसरे कितने बन जाते हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूं, तो दूसरी साइंस तस्लीम करती है ना, दूसरी साइंस तस्लीम करती है, नहीं करती? करती है भाई। राहुल साहब, दूसरी साइंस भी इसको तस्लीम करती है। रिलीजियस बिलीवर भी इसको तस्लीम करते हैं। एलोपैथी साइंस भी बायोकेमिस्ट्री को तस्लीम करती है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंसान को मिट्टी से बनाया गया और उस मिट्टी से पैदा होने वाली तमाम प्रोडक्ट इंसान की आमेज़श में शामिल है, और उसी की कमी बेशी रूह को पोल्यूटेड करती है, और उसी की वजह से इंसान के अंदर रूहानी मसाइल और नफ्सियाती मसाइल पैदा होते हैं और जिस्मानी मसाइल पैदा होते हैं। ये मेरा कॉन्सेप्ट था। और होम्योपैथी क्या करती है? वो जो हमेशा संख्या बढ़ गया, तो यहां आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द मेडिसिन। संख्या ऊपर चला गया और संख्या की अलामात आ गई, तो आप पोटेंसी में जब संख्या देंगे तो उसको क्या करेगा? नीचे ले आएगा। द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द मेडिसिन, वो जो अंदर से अब्रप्ट हो गई थी संख्या की अलामात या लेक्सिस पॉइजन आ गया था उसको। अब देखें ना, औरत जब मेनोपॉज में जाती है तो 80-70% लेक्सिस नजर आती है। ये क्या है? स्नेक पॉइजन है। उसके अंदर सल्फर नजर आती है, मिनरल है। उसके अंदर समुद्री मखलूक नजर आती है, सिपिया है। उसके अंदर म्याजम नजर आता है, ट्यूबरकुलोनियम है। आप रेपटी उठा के मेनोपॉज की बड़ी 4 दवाइयां निकालें, ट्यूबर है, सल्फर है, सिपिया है, लेक्सिस है। और नेचर हर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देती है कि आपको उसने मिनरल में भी दवाई दे दी, आपको उसने नसोड में भी दवाई दे दी ट्यूबरकुलोनियम, आपको उसने स्नेक पॉइजन अंदर दवाई दे दी, और एक उसको सिपिया फिश से, समुद्री मखलूक से भी दवाई दे दी। ऐसा है ना? वो कहते हैं ना, तलाश करो, तलाश करो। लिहाजा मेरे और आप लोगों का जो सवाल था,
जो पूरी होम्योपैथी बरादरी के अंदर ये सवाल था, और ये सवाल भी था कि होम्योपैथी वर्क कैसे करती है। ये तो आपका सवाल था ना कि संख्यक अलामात उसके अंदर आई कहां से। लेकिन दुनिया में एक सवाल यह है कि हमें साइंटिफिकली बताएं, हमें साइंटिफिकली बताएं कि होम्योपैथी काम कैसे करती है। मुझे साइंटिफिकली एनालिसिस कर दे धरती की सारे प्रोडक्ट का। पाथ पे लोग चले गए हैं, रास्ते पे चल गए हैं, लेकिन एनालिसिस नहीं कर सकते। इस धरती के अंदर जितने मिनरल हैं, इस धरती की जितनी प्रोडक्ट है, इसके अंदर जितने एनिमल पैदा हुए हैं, वो चाहे स्नेक है, वो चाहे वो दूसरे चार पाए हैं या जो भी हैं, मुझे इन सब का जरा एनालिसिस करके कोई दिखा दे। नहीं कर सकता, ये खुदा ही कर सकता है। मुझे तो उसने उतनी अक्ल देनी है जितनी मेरी बसात है। मैंने पहले कहा ना, मैं अगर 10 मरीज देखने की सलाहियत रखता हूँ, जितनी मैं होम्योपैथी से मोहब्बत रखता हूँ, जितना मैं मुताला रखता हूँ, मुझे वो तो उतना ही देगा। इसलिए वो सारी सलाहियतें नहीं दे सकता। उनके लिए ये जवाब है कि आप जिस दिन इस कायनात की सारी मैसेज को अलग करके मुझे दिखा दें, तो मैं भी आपको इस बात का जवाब दे दूंगा। नहीं अलग हो सकता, कभी नहीं अलग हो सकता, क्योंकि ये इख्तियार ही नहीं देता। जो उसने रसूलों को नहीं दिया, नबियों को नहीं दिया। अगर रसूलों को दिया होता, नबियों को देता, तो नूह का बेटा तो बागी ना होता ना, फिर अबू जहल तो ना रहता ना। खुदा ने मना कर दिया था, अब इससे ज्यादा इनको मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने नहीं मानना। क्यों? उसने इख्तियार अपने पास रखा था। वो कोई और खुदा तो खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि जिसने खुदा के नजदीक जितना रहेगा, उसको इतने इल्म से नवाजेगा। जिसके अंदर जितनी मटेरियलिस्टिक अप्रोच होगी, उसकी रूह कभी साफ नहीं हो सकती, वो पोल्यूटेड ही होगी। उसके अंदर स्नेक पॉइजन आएगा कि वो अपने भाई को भी डसेगा। उसके अंदर ऊंट का कीना होगा, जब कभी इंतकाम उसके अंदर से खत्म नहीं होगा। उसके अंदर से लूमड़ की चालाकी नहीं जाएगी, क्योंकि ब्रेन की कंपल्शन है भाई, ब्रेन की कंपल्शन। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको अपने कंसेप्ट की। मेरे पास ये जो ब्रेन की कंपल्शन है ना, ये आवाज से ठीक नहीं होती। टाइम थोड़ा है, मैं थोड़ा सा इसको मैंने लिखा तो बड़ा लंबा था, लेकिन मैं इसको थोड़ा बचपन से लेके इमोशनल पे, बिहेवियर पे ही बात करते हैं। एक बच्चा स्कूल जाता है, आपके बिहेवियर भी आपकी रूह की कंपल्शन, आपकी माइंड की कंपल्शन बना देती है। वो स्कूल जाता है, मेरा भी जाता है, आपका भी जाता है। कोई वैगन पे जाता है, कोई साइकिल पे जाता है, किसी के पास रोल्स रॉयस गाड़ी आती है, किसी के साथ मर्सिडीज गाड़ी आती है, उतरता है, तो ब्रेन की कंपल्शन तो वहां से स्टार्ट होगी। वो तो खुदा ने उसके अंदर तो ये बात थी कि सारे इंसान एक जैसे हैं, तो फिर ये तफरीक का है। ये आपके बिहेवियर को ने मेरी रूह को खराब कर दिया। इसलिए मॉडर्न दुनिया ने सोचा कि एक यूनिफॉर्म रख दें, एक बस में लाएं, ताकि कम से कम तो ये तो माइंड की कंपल्शन, तो यहां डिसअपॉइंटमेंट शुरू हो गई है और यहां इग्नेशिया स्टार्ट हो गया। यहां इग्नेशिया स्टार्ट हो गया। हम तो बचपन से ही डिसअपॉइंटेड बच्चे पैदा कर रहे हैं भाई। 4-5 साल का बच्चा स्कूल जाता है ना, तो डिसअपॉइंटेड है। वो सारे गजाली तो नहीं हो सकते ना, सारे राजी तो नहीं हो सकते ना, वो फिर बकरियां रेवड़ ही होते हैं ना। और यहां इग्नेशिया पैदा होता है, वो पढ़ेगा ही नहीं पढ़ेगा। वो जनक साहब वो नहीं पढ़ेगा। वो यही सोचता रहेगा कि ये बच्चा है, मैं क्या खा रहा हूं, ये क्या खा रहा है। उसका इंसान तो बड़ा, उसका दिमाग तो बड़ा पाक साफ था ना।
फिर हमने बेड़े पैदा कर दी दुनिया में। यहाँ स्टाइफिस एगेरिया जन्म लेता है। हमारी एक दवाई है ना स्टाइफिस एगेरिया, जो किसी के गले में हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि बाप ने उसने कहा ये अमीर आदमी है, इसके सामने जुबान ना बोलना वगैरह, तुम्हें भी मार देगा मुझे भी मार देगा। यहाँ इमोशनल सप्रेशन, उसके अंदर मैंने फियर क्रिएट कर दिया और मैंने स्टाइफिस एगेरिया बना दिया, उसको बना दिया ना। दुनिया में रेवड़ एक सिकंदर आजम उठता है, पूरी दुनिया पे फतह करता है, सब भेड़ बकरियों की तरह रोंदता चला जाता है। तो हमने क्या, मेरा एक दोस्त था, वो टेलीफोन में इंजीनियर था, मुझे कहता है यार डॉक्टर, ये जो मेरा बॉस है ना, इससे मैं बड़ा ही तंग हूं। मैं सुबह आता हूँ, चल फलां जगह जा, चल फलां जगह जा, डरता हूँ ट्रांसफर कर देगा कहीं, क्या करूं। मैंने कहा मैं करता हूँ। मैंने स्टाइफिस एगेरिया की एक सीएम की डोज उसको खिलाई। अगले दिन आया सीना तान के, मुझे कहता है क्या खिलाया। मैंने कहा क्या होया। मैं पढ़ गया आज इसको। मैं कहा ये मेरी ड्यूटी शूटी कोई नहीं है, मेरा जो काम है, मेरी जिम्मेदारी, निकालता है तो निकाल दे। कहता आज तो जो आजम हुआ क्या है। उन्होंने हो गया जो कुछ होना था। यार होम्योपैथिक ऐसी साइंस है, दुनिया को हक लेने का तरीका सिखा देती है। मैं कहता हूं कि जो दुनिया में जितने होम्योपैथ डॉक्टर हैं, ये सोशल बिहेवियर के अंदर चेंज ला सकते हैं। छोड़े, एक नया शेड है होम्योपैथी का। छोड़े, आप रीनल फेलियर का इलाज करने हैं आपने क्या, ये एक नया शेड है उसका। यार माशरे को सुधार दें। 10-15 दवाइयां ना मैं बताता हूं, आप माशरा सुधर सकते हैं। मेरा एक दोस्त था, वो मेडिकल कॉलेज में टीचर था। मुझे कहता है जो कॉलेज का फंक्शन होता है ना, प्रिंसिपल मेरी ड्यूटी लगा देता है। कहता बड़ा ही तंग हूं, रात को दिन को ड्यूटियां कर करके मार गया हूं। मैंने कहा यार पूरी खा, मैंने नहीं उसको समझाया नहीं करनी चाहिए, उसको समझाया। मैंने कहा छोड़ यार ये खा ले एक डोज। उसने खा ली। मुझे कहता है प्रिंसिपल मुझे कहा कल फंक्शन है ये। मैंने कहा जी मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं तो फार्माकोलॉजी का प्रोफेसर हूँ, मुझे वो पढ़ाने दे बस, ये कोई और किसी की ड्यूटी लगा। कहते क्या हुआ तुझे आज। हाँ क्यों है। उसने यहाँ स्टेज पे आके मेरे फोरम पे कहा कि यार मुझे नहीं समझ लगी, अगले दिन मेरे अंदर क्या कंपल्सन आ गई ब्रेन की। मैंने कहा भाई नहीं होता भाई, छोड़ो, हो गया। ये जो रेवड़ है ना, इन रेवड़ों को हम इंसान बना सकते हैं। होम्योपैथी का ये बड़ा शेड है जी। 10 मटके बाहर लगा लेना स्टाइफिस एगेरिया, स्टाइमोनियम के, लेक्सिस के, बड़ी दुनिया सुधर जाए। वो खुदा की कसम से इंसानियत की ये खिदमत है भाई। अब बच्चे, मैं आपको बताऊं, मैं ऐसी बेशुमार मेडिकल एमबीबीएस की स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, मैंने उनको इग्नेशिया दे दे के वो दोबारा उन्होंने क्लासेस शुरू की, दोबारा दाखिले लिए, दोबारा उन्होंने एमबीबीएस किया और आज प्रैक्टिस कर रही हैं। सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट पे ऐसे बेशुमार बच्चे जो सिर्फ हमने इग्नेशिया डिसअपॉइंटमेंट पे ठीक किए। मां जब बहू लेके घर आती है ना, तो मेनोपाज में चली जाती है। लेक्सिस की सिमट है जो लेक्सिस जेलिसी पैदा हो जाती है। आप लेक्सिस दें जेलिसिस, उसको अपनी बेटी की प्रॉब्लम नजर आती है कि वो उस घर में चली गई है तो उसके साथ कोई ज्यादती ना, दूसरी की बेटी की उसको ज्यादती नजर नहीं आती। और अलेक्सिस दें, आप यकीन माने एक एक डोज उस औरत को सुधार के रख के दें, सुधार के रख दें। दुनिया में जितने मुलाजमीन हैं जिनके ऊपर कोई पावर है, मैक्सिमम स्टाइफिस एगेरिया के जुमरे में। आप लोग कहेंगे ये फसाद भी कराना चाहता है। नहीं, फसाद नहीं मैं कराना चाहता, मैं उसका इत्तिसाल बंद कराना चाहता हूं। मैं उस बच्चे का फ्यूचर जो स्पॉइल होता है, जो स्कूल कोहार्ट से, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं शायद आपको याद रहे, दवाइयां याद रहेंगी। राशा में जानमाज से नहीं उठती थी, 24 आवर जानमाज, नफल, सूरतें, सारा
दिस इज द रिलीजियस मीनिया। ये मुझे उसकी माँ कहती है ये तो खाना भी बाज़ दफ़ा मिस करती है। मैं उससे बात करूँ, कन्वर्सेशन करूँ, मुझे कहती है नहीं नहीं आप मेरी इबादत का वक्त ज़ाया करें। अच्छा, मैंने दवाई उसको बांध के दी, लेकिन दवाई असल मैंने बांध के दी, खाली पुड़ियाँ दे दी। मैंने इसको इतनी खिलाओ, इसको ले आया स्टामोनियम CM की एक डोज। मैंने कहा जी 1 महीने बाद मैंने देखना इसको। महीने बाद दवाई, मुझे कहती डॉक्टर साहब क्या खिलाया इसको? मैंने कहा क्यों? तो 5 वक्त की नमाजें छोड़ दी इसने। उसके अंदर से रिलीजियस मीनिया, ये अर्थ, यही तो मैं बात करूं कि ये धरती की प्रोडक्ट है भाई, जो खुद इंसान की अमेजिश है, जिसकी डोमिनेशन हुई। जितने रिलीजियस मीनिया भी है, आपको सोसाइटी का भी मीनिया होता है। आपको मैं फलां फैमिली से तल्लक रखता हूं, मैं फलां प्रोफेशन से तल्लक रखता हूं, दूसरे बंदे को कोई चीज समझता हूं, बात किसी को सुनने का ही तैयार नहीं है। तो ये मीनिया स्टामोनियम खत्म कर देता है। मेरे पास एक बच्चा आया, उसकी मां कहने लगी नमाज नहीं पढ़ता। अब मौलवी जितना वाज करता रहा, मौलवी पास लेके गई होगी, किसी पीर फकीर के पास भी लेके गई होगी, फिर भी नहीं पढ़ता वो नमाज। मुझे कहती वो होम्योपैथी में हाल है, तो जैसा क्या आया है, मैंने पूरी दी सल्फर 1 mg और एक आयोसैमस 1 mg दे दी। ये खुदा का लिटरली मलक साहब, मुझे उसने माँ ने कहा कि ये दवाई रोको जी। आज जो हमारे महल्ले का दुकानदार है, उसकी लड़ाई, उसे आगे दुकान बंद कर, नमाज का टाइम है। दिस इज द होम्योपैथी। दिस इज द होम्योपैथी। अक्सर कंप्लेन आती हैं मुझे, माएँ कहती हैं बच्चा पर्स से पैसे निकाल लेता है। अक्सर मारा भी है, पीटा भी है, सख्त समझाया, नहीं मानता। मैंने टेलटोला 1 mg की एक डोज दी, कहती अब नहीं निकालता। यार ये होम्योपैथी क्या साइंस है भाई? इसका शेड तो दुनिया के सामने ये है ही नहीं। अगर ये शेड आप सामने ले आते हैं तो आपके क्लिनिक तो इन लोगों से भी बाहर जाए भाई। अब छोड़ें गुर्दे पथरी के इलाज को, कितनी बड़ी साइंस है। और ये कंपल्शन कहां से आती है जहन में कि जब मैं वो इंसान की वो प्रोडक्ट, वो मिट्टी की वो प्रोडक्ट है, उसकी अमेजिश है, वो सारे जानवर, उन जानवरों की खसलतें देखो ना। जो पिग होता है दूसरे के जाके रेवड़ में पड़ जाता है, उसको तो नहीं पता ये मेरा रेवड़ है। जो उसकी खसलत है ना, इंसान में भी अंदर आती है, जाके दूसरे की जमीन पे कब्जा करना, दूसरे की चीजों को तोड़ लेना। तो कहां से आती है? इसके अंदर है ना। रूह पोल्यूटेड होगी, जो खुदा ने रूह आपके जिस्म के अंदर डाली थी, वो रूह पोल्यूटेड होगी। और उसी को हनीमैन ने इंडोर्स किया। उसने कहा जिस्म के अंदर एक वाइटल एनर्जी है जो इंसान के जिस्म के जरे जरे के अंदर मौजूद है, और वो जब कमजोर होती है तो इंसान बीमार होता है। वो कमजोर होती है तो इंसान बीमार होता है। ये मैं भी ये कह रहा हूं, मेरे से मतलब होम्योपैथी भी कह रही है, रिलीजियस बिलीवर भी ये कह रहा है, यही कह रहा है ना। वो रिलीजियस बिलीवर भी यही कह रहा है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे यहूदी है, चाहे बुद्धिस्ट है, वो रूह की बात करता है। तो वो तो कहता है ज़कात दो, खैरात करो, अच्छा काम करो, ठीक है, इससे रूह बेहतर होगी। लेकिन इससे भी तो रूह बेहतर नहीं होती ना, क्योंकि ब्रेन की कंपल्शन है। ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स हैं, जैसे सेरोटोनिन है, डोपामीन है। आपको पता है डोपामीन कम हो जाए तो इंसान परेशान हो जाता है।
आपके अंदर गाबा या ग्लूटन की कमी हो जाए, ग्लूटामेट की कमी हो जाए तो फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये गाबा, हम फिट्स पड़ने वाले को हम स्टामोनियम देते हैं तो उसके फिट ठीक नहीं हो जाते। हम फिट्स पड़ने वाले को बेलाडोना देते हैं। आप और देखें ना, आपको मैं और एक एग्जांपल देता हूं जो होम्योपैथी जानते हैं। बेलाडोना का पौधा उगता कहां है? कैल्शियम के अंदर उगता है, जहां कलकेरिया होता है वहां उगता है। उसकी सारी क्वालिटी बेलाडोना के अंदर शिफ्ट होती है। तो मैं भी इस धरती का बंदा हूं, इस धरती की सारी मैसेज मेरे अंदर क्यों नहीं आ गई? आ गई। पल्साटीला कहां उगता है? सिलेशिया की सैंड में उगता है। तो पल्साटीला का कराना क्या है? इसका मतलब है कि जो एलिमेंट्स दुनिया में प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे वो और भी कोई प्लांट है, तो वो मेरे जिस्म की अमेजिश है और उसकी कमी से मेरी रूह को पोल्यूट करती है और मेरे ब्रेन की कंपल्शन। रूह मेरी पोल्यूट होगी तो डीएनए का फंक्शन अपसेट होगा, डीएनए का फंक्शन अपसेट होगा तो मेरे ब्रेन का फंक्शन डिरेंज होगा, मेरे अंदर जेलसिस पैदा होगी, मेरे अंदर कीना पैदा होगा, मेरे अंदर क्रूअलनेस पैदा होगी, मैं जालिम बनूंगा, मैं डाकू बनूंगा। तो होम्योपैथी बरादरी को मेरा पैगाम ये है कि आप ये दुनिया का बलाय, आप पैसे ले लें बेशक उससे, लेकिन साथ एक डोज ये भी दे दें ताकि उसका बिहेवियर भी ठीक हो जाए। उससे ये होगा कि हम 10, 15, 20, 30, 40 सालों में एक बहुत खूबसूरत सोसाइटी बना लेंगे, बहुत अच्छा माशरा तश्कील दे सकते हैं, बहुत अच्छा माशरा तश्कील दे सकते हैं। मैं अपने इस कॉन्सेप्ट पे बहुत डिटेल बात करूंगा, बहुत लंबी बात करूंगा और जिसका भी सवाल होगा आज, कल, परसों, जब तक मेरी जिंदगी है, मैं उसका साइंटिफिकली, लॉजिकली, रिलीजियसली हर तरह से जवाब दूंगा। क्योंकि मैंने ये फ्लोट किया, ये नजरिया, तो मैंने इस पे काम करके किया। मेरा ये नजरिया है, मेरा ये कॉन्सेप्ट है, वो साइंस से भी प्रूव है, वो मजहब से भी प्रूव है और आपके ज़हनों को भी अपील करता होगा। अफ्तारी का टाइम नजदीक आ रहा है, तो मेरा ये जो पैगाम है और ये जो सवाल था, संख्या की अलामात क्यों पैदा होती हैं, लेक्सिस की अलामात क्यों पैदा होती हैं, उसका हल है, उसका जवाब है। मैं तमाम दोस्तों से, क्योंकि राव साहब इत्तेफाक से आए हुए हैं, मेरे दोस्त हैं बड़े, मलिक शकील साहब, वो कम ही आते हैं लेकिन वो भी तशरीफ लाए हुए हैं, तो और भी शायद दोस्त आएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि मैं थोड़ा सा एक और टच दे के अपना वाइंड अप करूंगा कि जो इंसान के इमोशंस हैं, मेरा एक इमोशनल पे लेक्चर है, बड़ा तवील लेक्चर है, लेकिन मैं एक बढ़ापे का जो हमारा एरिया है, जो जब हम 60-70 साल से ऊपर चले जाते हैं, तो वहाँ वो मेरी माँ का, मेरे बाप का, मेरे दादे का वो बड़ा दर्द है। वो आपके माँ बाप सबका वो दर्द होगा और दुनिया की सारी माँओं बापों का वो बड़ा दर्द है यार, बड़ी तकलीफ दे है। सारी जिंदगी वो मेहनत करता है, खुद नहीं खाता, बच्चे को स्कूल पढ़ाएगा, हैं, उसकी नौकरी का बंदोबस्त, उसके मकान का बंदोबस्त, उसके रोजगार का बंदोबस्त। 60 साल का जब होता है, 70 साल का, सारी पूंजी जब लुटा बैठता है तो औलाद उसका साथ छोड़ देती है, ख्याल नहीं करती। ये भी ब्रेन की कंपल्शन है, ये भी ब्रेन की कंपल्शन है।
उस वक्त जो लोग आपके पास आते हैं, आप उनकी औलादों का इलाज तो करें उसी तरीके से जिस तरीके से मैं या लेक्सेजा या स्टामोनियम या स्टेफिस एगेरिया, उनको आपके इलाज की दो तरह की ज़रूरत है। वो डिसअपॉइंटमेंट बहुत हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है, उसको उस वक्त इग्नेशिया की ज़रूरत है। उस वक्त उसके अंदर खौफ पैदा हो गया कि मेरी बकिया ज़िंदगी, उसको जलसीमे की ज़रूरत है। और एक ऐसा मेटल है जिसको गोल्ड कहते हैं, जिसको ओरोमेट कहते हैं। ये जो गोल्ड है ना, सोना जो है, ये भी हमारी कंपोजिशन है, ये भी हमारी बॉडी की कंपोजिशन है। और इसकी मैं शॉर्टकट, पहली अलामत है कि डिसअपॉइंटमेंट होना, मायूसी पैदा होना, और आखिरी अलामत है कि वो सुसाइड कर जाता है, मर जाता है। आप उसको ओरोमेट खिलाएं, आप उसको ओरोमेट खिलाएंगे तो उसका दिमाग भी बेहतर होगा, उसके अंदर से मायूसी भी खत्म होगी, और जिंदगी को जो खत्म करने की सोच चुका होता है वो भी खत्म हो जाएगी, और वो जिंदगी की तरफ लौटेगा। कैल्शियम दें उसके अंदर, एक फिर हिम्मत पैदा होगी। इग्नेशिया दें उसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट खत्म होगी, फिर उठ के चल पड़ेगा, फिर जस्तजू करेगा, फिर कमाने लग पड़ेगा। और ये मैं आपको बताऊं कि इस वक्त नया एज जो कॉन्सेप्ट फ्लोट हुआ है यूरोप में, वेस्ट में, वो कहते हैं 60 साल का बंदा यंग है, 60 साल का बंदा यंग है, 60 साल से 90 साल का बंदा मिडिल एज का है, और 90 से ऊपर का जो बंदा है वो ओल्ड एज में है। मैंने अभी भी आपको बताया ना, मेरी बेटी वहाँ यूके में प्रैक्टिस करती है, वो कहती है डैडी हमारे पास तो 1918 की पैदाश आ रही है, 1920 की पैदाश, दवाइयां लेने चंगे पड़े, हट्टे कट्टे फिर रहे, क्योंकि उनको स्टेट ने सपोर्ट दे दी है। और मैं इस कैपेसिटी पे नहीं हूं कि मैं किसी को मटेरियलिस्टिक सपोर्ट दे सकूं, को पैसे दे सकूं, लेकिन मैं मॉरली और मेंटली ट्रीटमेंट से हम इसको सपोर्ट दे सकते हैं। क्यों जी? और ये आपकी बड़ी नेकी होगी। आप पैसे भी लेंगे तो फिर भी नेकी होगी, अगर जो बेचारा नहीं दे सकता उसको फ्री भी दे दे, कुछ नहीं होता। एक फ्री देंगे 10 और बंदा भेज देंगे। मैं बहुत सारे दोस्तों, मेरा दिल था असद साहब भी बोले और भी बहुत सारे बोले, लेकिन माजरत के साथ मैं 2 मिनट राव साहब को दूंगा थोड़ा सा बोलने। आ जाए जी असद साहब, आपसे माजरत के साथ। जी सवाल है जी आपके टॉपिक के हवाले से, वन ऑफ द मेडिसिन हैज यूज्ड बाय चेस्ट स्पेशलिस्ट in homeopathy. They both are used in homeopathy and both are used in allopathy. Which कौन सा मेडिसिन हो सकता है? क्या चीज? एक मेडिसिन है चेस्ट में, चेस्ट स्पेशलिस्ट देते हैं। मैं आपको 2 हवाला बता दूं। पाइजन ओक they are used in allopathic medicine, chest specialist। नहीं, बहुत सारी दवाइयां हैं। ये खास मैं आपको एक दवाई की क्यों बात करते हैं? मैं तो आपके साथ सैकड़ों दवाइयां गिनता हूँ। डिजिटेलस वो देते हैं, हम भी देते हैं। नाइट्रोग्लाइसिन वो भी देते हैं, हम भी देते हैं। कहते हैं ये स्टेरॉइड है, जब हम उसको कहते हैं कि नहीं, मेरी बात सुने। स्टेरॉइड मेरा प्रोडक्ट देखें, मेरी बात सुने। जो कायनात के अंदर चीजें मौजूद हैं वो स्टेरॉइडल इफेक्ट भी रखती हैं, वो पॉइजन इफेक्ट भी रखती हैं, वो मेडिसिनल इफेक्ट भी रखती हैं, वो न्यूट्रिशन इफेक्ट भी रखती हैं। बहुत सारी दवाइयां हैं जो न्यूट्रिशन इफेक्ट रखती हैं, बहुत सारी दवाइयां जो है वो पॉइजन इफेक्ट रखती हैं। डिजिटेलस वो भी देते थे, हम भी देते हैं। ग्लोनाइन वो भी देते हैं, हम भी देते हैं। वो जुबान के नीचे रखते हैं, हम वैसे खिला देते हैं। तो एक चेस्ट की नहीं दवाइयां, बहुत सारी दवाइयां। बेसिकली साइंस एक दूसरे से को रिलेट है, और मैं किसी को बुरा नहीं कहता। हमने एलोपैथी से बहुत कुछ सीखा है, हमने एलोपैथी से बहुत कुछ सीखा है। मैंने सारी बीमारियां उन्हीं से सीखी हैं, और ये क्रेडिट गोज टू एलोपैथी। ये बात नहीं है। बात ये है कि मैं अपना हिस्सा कितना डाल रहा हूं। और फ्रोजन में पहला फ्रोजन है कि मेरा डॉक्टर का क्या काम है? डॉक्टर का काम है मरीज को शिफा देना। हाँ जी, राव सकते हैं मुझे। थैंक यू जी वेरी मच। मैं आपसे बात करने को तैयार हूं।
नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मलिक शकील अवान, फेडरल सेक्रेटरी पार्लिमानी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल बड़े भाई डॉक्टर अली मोहम्मद साहब, ऑनरेबल डॉक्टर इरफान वली, मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अली मोहम्मद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज की इस तकरीब में मदऊ किया, और इस बात पर भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे मुखातिब होने का मौका फराहम किया, और इस बात पर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि बतौर पाकिस्तान में होम्योपैथिक सिस्टम के सबसे बड़े इदारे नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का सरबराह होने की हैसियत से मैं उन लोगों की लेगेसी को लेकर आपकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ जिन्होंने इस वतन अज़ीज़ में, इस वतन अज़ीज़ के लोगों को सेहत की सहूलतें फ़राहम करने के लिए छोटे छोटे क्लिनिक्स पर बैठकर, छोटे छोटे फट्टों पर बैठकर और छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के ज़रिए होम्योपैथिक सिस्टम की आबियारी की और इस वतन अज़ीज़ के लोगों को सेहत की सहूलतें फ़राहम की। मैं उनकी लेगेसी को लेकर जिस इदारे की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, जिस सिस्टम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, उस सिस्टम का जो ब्राइट चेहरा है, उस सिस्टम की, मेरे उन बुज़ुर्गों की जिनकी बहुत सारी एक तादाद इस दुनिया से चली गई और चंद एक लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, उनका जो मुस्तकबिल है वो डॉक्टर अली मोहम्मद है, डॉक्टर अली मोहम्मद का फेस है। और ये पाकिस्तान में होम्योपैथिक सिस्टम का मुस्तकबिल है, और इस्लामाबाद क्लब का ये खूबसूरत हाल और आप सब दोस्तों की, होम्योपैथिक प्रोफेशनल्स की मौजूदगी मेरे दिल के लिए, मेरी सोच के लिए और उस इदारे के लिए जो पाकिस्तान में होम्योपैथिक सिस्टम को पॉपुलराइज करने के लिए काम करता है, उसके लिए बड़ी ही काबिल तहसीन है और बड़ी तकवीयत का बाइस है। मैं आज की इस तकरीब के हवाले से और ख़ास तौर पर डॉक्टर अली मोहम्मद साहब के हवाले से, डॉक्टर तारिक साहब के हवाले से, जो इनकी मेहनत, इनकी कोशिश और जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको होम्योपैथिक सिस्टम के हवाले से जो सोच और समझ अता की है, ये जो अपनी आने वाली नस्लों तक पहुंचा रहे हैं, ये सदका जारिया, यहाँ तो इन्हें इज़्ज़त और तकरीम की नज़र से देखा जाएगा, मालिक कायनात के यहाँ भी इसे इज़्ज़त और तकरीम की नज़र से देखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको ये सदका जारिया और इंसानियत की खिदमत और प्रोफेशनल की खिदमत का ये जज्बा अता करे, ताकि हम इस वतन अज़ीज़ के लोगों को सेहत की सहूलतें फ़राहम करने में और उनके सेहत के मसाइल को हल करने में सही मानों में जो दर्जा अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको अता किया है, इस दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात होने का, उस मकाम के लिहाज से इस इंसानियत की खिदमत का फरीज़ा सर अंजाम दें। और मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम दोस्तों का और ख़ास तौर पर डॉक्टर अली मोहम्मद साहब का शुक्रगुजार हूँ, और इन अल्फाज के साथ कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो, खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरे कुछ और दोस्त भी बैठे हुए थे, तो टाइम बहुत कम है, और क्योंकि अफ्तारी है तो मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा माजरत के साथ ही, बल्कि मेरे दोस्त हैं मुगल साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, असद साहब भी बैठे हैं, तो अफ्तारी ले लेते हैं और फिर इंशाल्लाह ये मौका आएगा तो इंशाल्लाह। कौन सी?
एंटी एजिंग फार्मूला बताएं। हाँ, एंटी एजेस। देखिए जी, ये मेरा फार्मूला नहीं है, हमारे एक बुजुर्ग थे और बड़ा नाम था, बड़ा काम था। उसके काम को मैं भी उनका शायद उनके बच्चे तो जिक्र ना करते हो, लेकिन मैं उनका अक्सर जिक्र कर ही लेता हूँ। डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब गुजरे हैं और हमारे और भी पिंडी शहर में शरीफ साहब गुजरे हैं, वो भी बड़े मोतबर थे, वो भी बड़े मोतबर हैं। तो वो कहते थे कि आप नक्सोमिका, लाइकोपोडियम, ऑरामेट और कालीफास CM लेके 30 में लें और एसिड फास, कालीफास की जगह एसिड फास भी, तो वो आपको 10 साल पीछे ले जाएगी, मतलब जवान कर देगी। तो ये मुगल साहब को जवानी का बड़ा शौक है, तो हालांकि मैं इनको बताया हुआ था, लेकिन ये कहते हैं शायद बाकी लोग भी जवान। तो थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों की आमद, आपका बेहद मशकूर हूँ। स्पेशली जो बहुत दूर से आए हैं मेरे दोस्त, बहुत दूर से, कोई सवात से आया हो, कहाँ से आया है, तो सबका तहे दिल से बड़ा मशकूर हूँ। और मेरे जो स्पेशली मलक साहब हैं या राव साहब हैं या इरफान वली साहब हैं, मेरे एक और दोस्त हैं, बड़े हाई ऑफिशियल्स हैं, वो पीछे बैठे हुए छुप के, और पुलिस के सबसे बड़े आला अफसर हैं, तो असद साहब बैठे हुए हैं, कमाल लबाटी, सबको मेरी तरफ से बहुत मेहरबानी, आपकी आमद का भी आप। थैंक यू। आप अफ्तारी लें, टाइम थोड़ा रहे। थैंक यू। आप अफ्तारी लें, टाइम थोड़ा रहे।